हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं लर्निंग एंड टीचिंग पेपर का यूनिट 2 का टॉपिक बिहेवियरिस्टिक थ्योरी यानी कि व्यवहारवादी सिद्धांत में ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ स्किनर यानी कि स्किनर के द्वारा जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दिया गया था उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका वीडियो डिस्कस कर लिया है, जिसमें पार्ट 1 में हम लोगों ने स्किनर की थ्योरी का इंट्रोडक्शन देखा और इसके स्किनर यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग का मीनिंग देखा। और वहीं सेकंड पार्ट में हम लोगों ने स्किनर के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया था चूहे और कबूतर पर, उस एक्सपेरिमेंट को हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी लास्ट वीडियो में। तो आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ इसका थर्ड पार्ट, जिसमें मैं आप लोगों को स्किनर के द्वारा जिस सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख उन्होंने किया है, यानी कि महत्वपूर्ण अंशों को बताया है जो कि शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पर डिस्कशन करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसके पहले की वीडियो में जैसा कि मैं डिस्कस की थी कि स्किनर ने किस प्रकार चूहे के ऊपर और कबूतर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस प्रकार बॉक्स के अंदर एक भूखे चूहे को उन्होंने बंद किया था और यहाँ पे देख सकते हैं कि कबूतर को किस प्रकार पिजन बॉक्स में बंद किया था और अपने सीखने के सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं शिक्षा की दृष्टि से स्किनर द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत की महत्वपूर्ण अंश है। उन्होंने तो ये स्किनर का सिद्धांत दिया, लेकिन उसमें कुछ महत्वपूर्ण अंशों का उल्लेख उन्होंने किया है। इसी बातों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट उन्होंने बताया है कि सीखने के दो प्रकार हैं, यानी कि लर्निंग जो होती है वो क्या होती है, दो प्रकार से होती है। उन्होंने बताया पहला जो था वो प्रतिवादी अनुक्रिया यानी कि रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स। दूसरा उन्होंने बताया क्रिया प्रसूत अनुक्रिया यानी कि ऑपरेंट रिस्पॉन्स। तो आज हम लोग दोनों सीखने के दोनों ही सिद्धांत जो स्किनर ने बताया है, यानी कि पहला था प्रतिवादी अनुक्रिया। ये क्या होता है उसको देखते हैं। प्रतिवादी अनुक्रिया यानी कि प्रतिवादी अनुक्रिया जो है यानी कि रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स, वैसी अनुक्रिया को कहा जाता है जो एक स्पष्ट स्टिमुलस यानी कि स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है। और इसका स्वरूप कैसा होता है, यह अनैच्छिक रूप से होता है। इसका स्वरूप ये इच्छा से नहीं बल्कि अनैच्छिक स्वाभाविक रूप से ये होता है। जैसा कि पेवलोव के प्रयोग में हम लोगों ने देखा था कि कुत्ते द्वारा भोजन देकर लार उसके मुंह से गिरना, बहना, एक क्या था, प्रतिवादी अनुक्रिया थी। यानी कि वो स्वाभाविक रूप से उसका रिस्पॉन्स, जैसे ही भोजन को वो देखता था तो उसके मुंह से स्वाभाविक रूप से वो रिस्पॉन्स क्या आता था कि उसके मुंह से लार गिरती थी। तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रतिवादी अनुक्रिया, मतलब स्वाभाविक रूप से रिस्पॉन्स करें। दूसरा है क्रिया प्रसूत अनुक्रिया यानी कि ऑपरेंट रिस्पॉन्स। क्रिया प्रसूत अनुक्रिया जो है यानी कि ऑपरेंट रिस्पॉन्स, वो ऐसी अनुक्रिया को कहा जाता है जो एक स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, यानी कि अस्पष्ट उद्दीपन, यानी कि कह सकते हैं जिसका स्वरूप ऐच्छिक होता है, यानी कि स्वाभाविक रूप से नहीं, ये अपनी इच्छा अस्वाभाविक रूप से नहीं बल्कि अपनी इच्छा के द्वारा उत्पन्न होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे हम टहलते हैं, बातचीत करते हैं और साथ में जो स्किनर बॉक्स बनाया गया था, स्किनर ने बनाया था, तो चूहे का स्किनर
बॉक्स में लीवर को दबाना, ये सभी क्या है, एक क्रिया प्रस्तुत अनुक्रिया है। यानी कि कह सकते हैं कि जो अनुक्रिया क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है वही क्या होती है, क्रिया प्रस्तुत अनुक्रिया होती है। वो स्वाभाविक रूप से नहीं बल्कि अपने कार्यों के द्वारा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार जो प्रतिवादी अनुक्रिया हो गया, उसमें सीखने के लिए जो अनुबंधन होता है वो क्या हो गया, टाइप एस अनुबंधन, या कह सकते हैं इसको टाइप एस कंडीशनिंग। और दूसरा जो हम लोग देख रहे हैं क्रिया प्रस्तुत अनुक्रिया, ये क्या हो जाएगा, टाइप आर कंडीशनिंग, यानी कि रिस्पॉन्स कंडीशनिंग इसे कहा जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। दूसरा जो महत्वपूर्ण अंश के बारे में डिस्कशन किया है वो है पुनर्बलन, यानी कि रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट के बारे में भी स्किनर ने कहा कि 2 प्रकार के रीइंफोर्समेंट होते हैं। रीइंफोर्समेंट, पहला तो धनात्मक पुनर्बलन यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और दूसरा है ऋणात्मक पुनर्बलन यानी कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। यहाँ हम देख सकते हैं कि पुनर्बलन क्या है, ये सबसे पहले हम समझेंगे कि पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट वैसा उद्दीपन होता है, यानी कि ऐसा स्टिमुलस होता है जो किसी अनुक्रिया यानी कि किसी रिस्पॉन्स को भविष्य में मतलब फ्यूचर में होने की संभावना को बढ़ाता है। यानी कि जब हमें रीइंफोर्समेंट किसी चीज के प्रति मिलता है तो क्या हमारी क्या होती है, वह अनुक्रिया आगे भी भविष्य में करने की संभावना होती है, उसे ही रीइंफोर्समेंट कहा गया है। इसी प्रकार पहला रीइंफोर्समेंट यानी कि धनात्मक पुनर्बलन क्या होता है। धनात्मक पुनर्बलन यानी कि जैसे कि स्किनर ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि किस प्रकार जो चूहा है अपनी अनुक्रिया करता है, उसको रीइंफोर्समेंट के रूप में क्या मिलता है, भोजन मिलता है। तो ये भोजन क्या हो गया उसके लिए, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और नेक्स्ट जो है ऋणात्मक पुनर्बलन क्या होता है, जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट में देखा जाए, जैसे कि चूहे पे जो प्रयोग किया था स्किनर ने, उसमें क्या हुआ था, जैसे ही चूहे का पैर लीवर पर पड़ता था तो क्या होता था, एक लाइट जलती थी और खट की आवाज आती थी और उसके बाद भोजन मिलता है। तो इसमें ऋणात्मक पुनर्बलन क्या हो गया, जो रोशनी आती थी या आवाज आता था वो हो जाएगा आपका ऋणात्मक पुनर्बलन यानी कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। आगे देखते हैं। ये पुनर्बलन जो सीखने का सिद्धांत स्किनर ने दिया, इसके द्वारा स्किनर ने सीखने के सिद्धांत को तो प्रतिपादित किया और साथ में ये भी बताया कि सीखने के सिद्धांत में ऋणात्मक पुनर्बलन, जैसे कि किसी को पढ़ाने लर्निंग के दौरान शिक्षा एजुकेशन लेवल में जब किसी स्टूडेंट्स को दंड दिया जाता है तो उसके लिए वो क्या हो जाता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। और वहीं उसको अगर मोटिवेट किया जाता है या किसी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है। आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया है पुनर्बलन अनुसूची, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। पुनर्बलन अनुसूची ये क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पुनर्बलन अनुसूची क्या है। ये एक ऐसी योजना है या ऐसी प्लानिंग है जिसमें क्या होता है, जिसमें ये उल्लेख रहता है कि कितनी अनुक्रिया करने के बाद या कितने समय के बाद व्यक्ति को कितना पुनर्बलन देना है। यानी कि जैसे कि स्किनर ने
चूहे और कबूतर पर एक्सपेरिमेंट किया, तो उसी प्रकार चूहे और कबूतर को कितने समय के बाद उन्हें पुनर्बलन देना है, कितने समय के बाद यानी कि उन्हें भोजन देना है, और कितने समय के बाद उन्हें वो अनुक्रिया करने के लिए उसे भोजन देना है, ये सभी क्या हो जाएगा, पुनर्बलन अनुसूची के अंतर्गत आता है। पुनर्बलन अनुसूची यानी कि शेड्यूल ऑफ रिइंफोर्समेंट को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला तो आंशिक पुनर्बलन या इसे विरामीय पुनर्बलन भी कहा जाता है। दूसरा है सतत पुनर्बलन यानी कि कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट। दोनों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। आंशिक पुनर्बलन यानी कि आंशिक पुनर्बलन वो पुनर्बलन है जिसमें क्या होता है, जिसमें अनुक्रिया के बाद जो भी रिस्पांस किया जाता है उसके बाद क्या होता है, रिइंफोर्समेंट दिया जाता है, और एक बार कभी दिया जाता है और कभी अनुक्रिया करने पर पुनर्बलन नहीं दिया जाता है। वो हो गया आंशिक पुनर्बलन। जैसे कि जब चूहे अपनी अनुक्रिया के द्वारा जब लीवर दबा देता है तो उसे अगर कंटिन्यू रिइंफोर्समेंट दिया जाए तो वो क्या होता है, अनुक्रिया करते रहता है, उनकी अनुक्रिया तेजी से होती है। लेकिन आंशिक पुनर्बलन में क्या होता है, अगर वो उसे रिइंफोर्समेंट नहीं मिलता है तो क्या होता है, उसकी अनुक्रिया थोड़ी घटती जाती है। दूसरा है सतत पुनर्बलन यानी कि कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट। कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट वो रिइंफोर्समेंट है जिसमें क्या होता है, हर समय उसको क्या दिया जाता है, पुनर्बलन दिया जाता है। हर अनुक्रिया के बाद उसे पुनर्बलन मिलता है, जिससे क्या होता है, उसकी अनुक्रिया का विलोप नहीं होता है। वो कंटिन्यू उसे रिइंफोर्समेंट मिलने पर वो अपने कार्य को करते रहता है। यहाँ बोला गया है कि ये ध्यान में रखना है कि एजुकेशन की दृष्टि से कि बच्चे को जब लर्निंग जब होता है तो उसे किस प्रकार का पुनर्बलन, कितने समय के बाद पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, किस अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या, फोर्थ पॉइंट, अंतर्नोद यानी कि ड्राइव। ड्राइव क्या है इसको देखेंगे हम लोग। स्किनर ने कहा कि सीखने की जो सिद्धांत है उसमें ड्राइव बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी भूमिका है, क्योंकि ड्राइव जो है वो क्या करता है, व्यक्ति की आंतरिक व्यवस्था होती है जो ऑपरेंट रिस्पॉन्स करने के लिए व्यक्ति को क्या करता है, यानी कि क्रिया प्रस्तुत अनुक्रिया करने के लिए व्यक्ति को क्या करता है, प्रेरित करते रहता है, उसे मोटिवेट करते रहता है। जब स्किनर ने अपने प्रयोग किया तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने ये पाया कि जब चूहा या कबूतर को अधिक देर तक भूखा रखा गया तो क्या हुआ, उसकी अनुक्रिया करने की दर भूख के कारण कम होने की व्यवस्था, भूखा है तो उससे वो रिस्पॉन्स कम होना चाहिए कि वो भूखा है, ज़्यादा अपने क्रिया नहीं कर सकता। लेकिन इस स्थिति में क्या देखा गया कि जब उसे भूखा रखा गया, भूखे रखने की स्थिति में भी क्या हुआ, उसकी अनुक्रिया क्या हुई, तीव्र हुई, कम होने की अपेक्षा ज़्यादा हुई। तो इस प्रकार स्किनर ने अपने प्रयोग में यह दिखाया कि समय की अवधि किस से क्या होता है, रिइंफोर्समेंट के द्वारा जो ड्राइव है, ड्राइव की अवधि अधिक होने पर क्या होता है, पुनर्बलन यानी कि सीखे जाने वाली अनुक्रिया का प्रभाव भी उस पर पड़ता है। इसलिए उन्होंने इस ड्राइव को बहुत ही सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, शेपिंग। शेपिंग, ये स्किनर ने कहा कि शेपिंग क्या है, शेपिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने व्यवहार के द्वारा धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर
जाता है, यानी कि रिफोर्समेंट के आधार पर ही वो क्या करता है, अपने लक्ष्य की ओर ले जाया जाता है। जैसा कि स्किनर ने चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें चूहे को क्या स्किनर बॉक्स में स्किनर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और वह लीवर के पास जाकर क्या करता है, सीधे जाकर दबाना नहीं सीखता, वो अनुक्रिया करता है। उसके बाद वो क्या करता है, लीवर पर उसके पैर पड़ता है और उसको भोजन मिलता है। तभी वो क्या कर सीखता है कि यहाँ लिवर दबने के बाद क्या होगी, मुझे भोजन मिलेगी। तो इस प्रकार जब वो भूखा रहता है तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है कि उसका लक्ष्य क्या रहता है कि भोजन प्राप्त करना। इस प्रकार वह भोजन प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार देखते हैं कि सीखने की एक बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक के रूप में शेपिंग है, जिसके द्वारा क्या होता है, लक्ष्य की ओर रिफोर्समेंट के आधार पर ही लक्ष्य की ओर एक इंसान बढ़ता है। तो इस प्रकार आज हमने सीखने के सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण अंश देखे, जिसे स्किनर ने शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्किनर के सिद्धांत के शैक्षिक आशय, यानी कि उन्होंने एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या बताया है इस थ्योरी के आधार पर, उसको हम लोग टोटली डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।